जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको बीएसएससी इंटर लेवल जो वैकेंसी आई है 2023, ठीक है ना, जिसमें आपको कई सारे पोस्ट के लिए जो है आपको एग्जाम होंगे, जैसे राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, इसके अलावा आपको निम्न वर्गीय क्लर्क है और भी बहुत सारे पोस्ट है, ठीक है ना। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए क्या है कि आपके लिए जीके जीएस का जो है वो आपको सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम के पैटर्न पे आधारित लेकर आए हैं। तो इससे पहले भी इसकी एक क्लास जो है आपको हो चुकी है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां देख लेंगे, जहां पे आपको स्पेशल जो आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे बीएसएससी, ठीक है ना, जीके और जीएस का, ठीक है ना। तो वहां से आप जाकर उसे देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक इसकी एक ही क्लास हुई है, आज जो इसकी क्लास होगी वो आपको दूसरी क्लास होगी, ठीक है ना। तो आप उसे वहां से जाकर देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि आपको प्रतिदिन सुबह यह क्लास जो है वो आपको 6 बजे मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न में भी क्या है कि कई सारे आंसर जो है छिपे हुए हैं। जैसे देखिए, ये सबसे पहले बात आ रही है मूल कर्तव्य। क्या है मूल कर्तव्य? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको जो शामिल किया गया था वो आपको 1976 में, ठीक है ना। यानी कि यह मूल संविधान का जो है वो आपको हिस्सा नहीं था। तो पूछ रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कोठारी समिति, सरदार सोअंशी समिति, उसके बाद कह रहा है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सरदार सोअंशी समिति। तो सरदार सोअंशी समिति की अनुशंसा के आधार पर ही क्या हुआ था कि आपको जो मौलिक कर्तव्य है, इस मौलिक कर्तव्य को साथियों शामिल किया गया था 1976 में संविधान में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो था वो आपको शामिल किया गया था। तो साथियों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो है वो आपको क्या किया गया था कि आपको शामिल किया गया था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से प्रेरित है। तो देखिए साथियों, यह जो है आपको रूस से क्या है कि आपको प्रेरित है। तत्कालीन कहेंगे तो सोवियत संघ, वर्तमान में जो है यह आपको रूस से प्रेरित है। और इसकी चर्चा जो है संविधान के जो है भाग आपको 4A में, ठीक है ना। और इसके अलावे अनुच्छेद अगर पूछेंगे, ठीक है ना, आर्टिकल, तो वह आर्टिकल है आपको 51A। इसमें जो है आपको मौलिक कर्तव्य की क्या की गई कि आपको चर्चा की गई है। और जिस समय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय आपको क्या थे कि मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी वो आपको 10 थी, और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या बढ़कर हो गई है वो आपको 11 हो गई। तो इसे आपको याद रखना है। तो फिर इसमें और भी कई सारे ऑप्शन है। जैसे देखिए, कह कोठारी समिति। तो कोठारी समिति का जो गठन होता है कब होता है यह जान लीजिए। तो यह आपको 1964 में, और यह जो है शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या है कि आपको गठित की गई समिति थी। उसके बाद है सरदार सोअंशी समिति, यह जो गठित होती है 1976 में। फिर है आपको अशोक मेहता समिति, यह आपको पंचायती राज से संबंधित समिति है, और इसका भी जो गठन हुआ था वह आपको 1977 में, याद रखना है। और बलवंत राय मेहता समिति, इसका जो गठन होता है वो आपको 1957 में। और इसी बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है कि भारत में जो आपको पंचायती राज व्यवस्था जो होती है उसको क्या किया जाता है कि आपको शुरू किया जाता है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न है सारे चीजों को आपको देख लेना है। तो 1 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। और आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित, ठीक है ना, देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक जो याम्योत्तर रेखा है वो है। मतलब कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो आपको क्या है। तो देखिए, भारत का जो मानक समय रेखा है साथियों वो आपको 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ दिए जाएंगे। तो साथियों, भारत का जो मानक समय रेखा है ना वह भारत के 5 राज्यों से होकर क्या होती है कि आपको गुजरती है। देखिए, वह 5 राज्य कौन कौन है इस पर बात करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है उत्तर से दक्षिण चल रहे हैं उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद साथियों आएंगे तो आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद अगर आते हैं तो वो होंगे आपको ओडिशा। क्या है? ओडिशा। और ओडिशा के बाद जो जाएगा वो आपको आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश का जो नया नाम है वो आपको
सीमांध्र, ये भी आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर एक नया राज्य बना था 2014 में, जिसे हम लोग तेलंगाना के नाम से क्या करते हैं कि जानते हैं। तो ये जो देख रहे हैं 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, वह आपको इसी 5 राज्यों से होकर क्या होती है कि आपको गुजरती है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की चर्चा आई, तो एक चीज याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या है कि आपको सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश आया, तो यहाँ से याद रखिएगा कि इस मध्य प्रदेश को हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। मतलब इसकी मतलब विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण इसे भारत का क्या कहा जाता है, तो आपको हृदय कहा जाता है। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। और दूसरी बात आप याद रखिएगा कि किसी भी देश का जो मानक समय रेखा होता है वह आपको 7.5 डिग्री के क्या होते हैं कि आपको गुणांक में होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 82.5 डिग्री है, ये भी आपको क्या है तो 7.5 के गुणांक में, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में क्या करा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों को क्लास कैसे लग रही है, ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और जहां भी सुधार की आवश्यकता हो आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें जरूर देंगे। चलिए 3 में क्या करा है, देखिए करा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियां और वे की लेखा परीक्षा जो है वो आपको नहीं करती है। तो देखिए ऑप्शन करा है आपको केंद्र सरकार, उसके बाद करा है स्थानीय निकाय, राज्य सरकार, ठीक है ना, उसके बाद है सरकारी कंपनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको यानी कि स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय की जो है आपको जो मतलब प्राप्तियां है या उसका व्यय है, उसका लेखा जोखा जो है वो आपको कैग के द्वारा नहीं किया जाता है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है ना, वर्तमान में आपको कौन है, तो साथियों वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है वो आपको गिरीश चंद्र मुर्मू है। और कैग की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की जो चर्चा है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए तो संविधान का जो वह आर्टिकल है आपको 148 से क्या है कि आपको 151, इसी में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख है, ठीक है ना। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करती है वो कौन करते हैं, ये आपको राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं यह भारत सरकार के जो है आपको सारे चीजों का जो है धन से जुड़े हुए चीजों का क्या करता है कि आपको ऑडिट करता है। तो इस सभी चीज को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था, मतलब कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो है वो आपको किस वर्ष हुआ था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो है वो आपको 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। और डेट के साथ अगर पूछा जाए साथियों तो वह है आपको 8 अगस्त 1925 को। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो है इसके जो नायक थे वो कौन थे। तो साथियों इनके जो नायक थे वो आपको राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है ना। तो ये जो कहते राम प्रसाद बिस्मिल जी, और यही आपको काकोरी ट्रेन डकैती कांड के क्या थे कि आपको नायक थे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को जो है फांसी मिली थी। तो देखिए तो इसमें जो है 4 क्रांतिकारियों को जो है वो आपको फांसी दी गई थी। तो देखिए इसमें एक जो है वो आपको अशफाक उल्ला खां है, ठीक है ना। कौन है, अशफाक उल्ला खां। तो इनका नाम आपको याद रखना है, अशफाक उल्ला खां। इसके बाद जो है एक आपको है राजेंद्र लाहिरी। सारे लोगों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से किन्हें काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी दिया गया था या नहीं दिया गया था। इसके बाद है आपको रोशन लाहिरी। इसके बाद जो होंगे साथियों वो आपको ये राम प्रसाद बिस्मिल जी हो जाएंगे। तो ये 4 क्रांतिकारी जो है इन्हें क्या हुआ था कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में दोषी पाए जाने के कारण क्या हुआ था कि आपको फांसी की सजा जो है वो आपको दी गई थी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में, ठीक है ना, दोषी पाए जाने के कारण इनमें से किन्हें फांसी दी गई थी या नहीं दी गई थी। तो ये चारों के बारे नाम जो है आपको याद रखना है। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि ये जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड है ये आपको हुई कहाँ थी, तो ये आपको लखनऊ के निकट जो है वो आपको हुई थी, जिसमें आपको रेलगाड़ी से जो है सरकारी खजाना को क्या किया गया था कि क्रांतिकारियों के द्वारा जो था वो आपको लूट लिया गया था। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1925 हो जाएंगे। चलिए और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जो है जरूर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं
पांच नंबर प्रश्न क्या करा है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए करा है कि ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न यानी कि ये ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, पत्थर में स्वप्न। तो देखिए पत्थर में जो स्वप्न कहा जाता है ना, वो आपको पंचमहल को कहा जाता है। तो यहाँ से एक बात आती है कि पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए तो पंचमहल का जो निर्माण है वो आपको अकबर ने करवाया था, और अकबर जो था वो आपको मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जो है इसे कहा जाता है। तो अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये आपको अकबर। और अकबर जो है राजा कब बनता है, तो 1556 में, और 1605 ईस्वी तक यह शासन करता है। और ये जो पंचमहल देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी में, कहाँ कहेंगे, फतेहपुर सीकरी महल में जो है आपको सबसे ऊंचा इमारत था, ठीक है ना। और ये जो अकबर है अपनी पत्नी को अर्घ देने के लिए इस इमारत का क्या किया था कि आपको निर्माण करवाया था। यानी कि अकबर की जो पत्नी थी मरियम उज जमानी, ठीक है ना, वो सूर्य को अर्घ देती थी, क्या है, इसी महल से, ठीक है ना। इसलिए इसका क्या हुआ था कि आपको निर्माण हुआ था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है ताजमहल। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए ताजमहल का जो निर्माण करवाया था वो आपको शाहजहां ने करवाया था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए और शाहजहां के शासनकाल, तो ये आपको 1627 से 1600 कितना है, तो आपको 58 है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछे जाते हैं कि ये जो ताजमहल है, इस ताजमहल को यूनेस्को के विरासत सूची में जो है कब शामिल किया गया था। तो साथियों इसे 1983 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में जो शामिल किया गया था वह आपको कब किया गया था, तो यह आपको 7 जुलाई 2007 को शामिल किया गया था। और ये जो ताजमहल है किसके याद में बनाया गया था, तो याद रखिएगा कि ताजमहल जो है वो आपको मुमताज के स्मृति में क्या किया गया था कि आपको बनाया गया था, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे कि ताजमहल की निर्माण अवधि क्या है। तो देखिए ताजमहल 1632 से बनना प्रारंभ हुआ था, और ताजमहल जो है वो आपको 1600 कितना में, तो आपको 53 में बनकर जो है वो आपको तैयार हुआ था। कहीं कहीं आपको 1600 क्या है कि आपको 48 भी दिए रहते हैं, तो आप उसे अच्छे से देख लेंगे। तो इसकी जो निर्माण अवधि है यहाँ पर हम देख लिया। और ताजमहल के जो वास्तुकार थे वह कौन थे, तो देखिए तो ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो आपको उस्ताद ईसा थे। तो यहाँ से जैसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाए आप उसे देख लेंगे। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए आप लोग इसे देखिए बढ़िया से क्या कर रहा है। देखिए आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि भारत में लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो की जो गणना है वो आपको कैसे की जाती है। तो याद रखिएगा कि भारत में जो लिंग अनुपात की गणना है साथियों वो आपको प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है उससे की जाती है, ठीक है ना। तो लिंगानुपात कहते हैं हम किसको, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो साथियों भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपको केरल है, जहाँ केरल का लिंगानुपात जो है कितना है, तो 1084 है। इस बात को आपको याद रखना है कि केरल का लिंगानुपात तो 1084 है। और भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन है, तो वह आपको हरियाणा है। और ये सारा डाटा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो कितना है, तो वो आपको 879 है। फिर यहाँ से हम बात करेंगे बिहार का लिंगानुपात जो है क्या है। तो साथियों बिहार का जो लिंगानुपात है वह आपको 9 से 18 है, कहीं कहीं 9 से 16 भी मिलेंगे। तो ये सारा डाटा जो है 2000 आपको 11 के जनगणना के आधार पे है। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपको कौन है, तो ये आपको गोपालगंज है। तो ऐसे प्रश्न सब आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि कभी कभी लिंगानुपात का जो है आपको सूत्र निकालने के लिए भी क्या होगा कि आपको पूछ दिया जाता है। तो देखिए तो लिंगानुपात का सूत्र हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि आपको महिलाओं की संख्या और नीचे क्या हो जाएगा कि आपको यानी कि पुरुषों की संख्या क्या है, पुरुषों की संख्या आगुने 1000। तो ऐसे भी आप लिंगानुपात को निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कहेंगे क्या कि कुल जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको लिंगानुपात कहते हैं। तो साथियों 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और देखिए और ये जितने भी क्वेश्चन आज का है, ठीक है ना, यह आपके विभिन्न सालों के क्या है कि जो बीएसएससी का एग्जाम है उसमें यह पूछे गए क्या है कि आपको प्रश्न है। चलिए अब हम चलते हैं आपको 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि सहचर कोशिकाएं यानी कि आवृतबीजी निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है। तो देखिए तो ये जो सहचर कोशिका है, ठीक है ना, वह जो है केवल आपको आवृतबीजी में होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो यहाँ से कभी कभी इसके
हिंदी नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी अंग्रेजी नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे बढ़िया से याद रखिएगा कि एंजियोस्पर्म का मतलब जो होगा आवृत बीजी, और इधर जो देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म, इसका मतलब जो हो जाएगा वो आपको अनावृत बीजी। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए करा कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है, मतलब कि विद्युत का कुचालक किसमें से जो है वो आपको कौन है, यह पूछा जा रहा है। देखिए तांबा, लकड़ी, पारद, एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लकड़ी, यानी कि लकड़ी जो है विद्युत का क्या है कि आपको कुचालक है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि सर्वाधिक विद्युत का जो है आपको सुचालक धातु जो है वो आपको कौन है, तो क्या कहेंगे, तो वह है आपको यानी कि चांदी। ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। जबकि लकड़ी जो है विद्युत का क्या है, तो आपको कुचालक है। तो 8 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, यानी कि वायु के बुलबुले जो है तरल पदार्थ में उठते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है, तो साथियों उसके पीछे कारण होता है सैन्यता और आपको उत्प्लवता है। ठीक है ना। तो 9 का सही आंसर जो होगा वो आपको बी हो जाएगा। और ये जितने भी साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं या जितने भी आपको जीके जीएस का जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, जीके का सारा समझिए कि अब तक के जो बीएसएससी के एग्जाम है उसमें ये सभी के सभी प्रश्न जो है वो आपको पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। तो आप इसे बढ़िया से याद रखिएगा। और आपको अगर इन सभी चीजों का पीडीएफ अगर लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो आप वहां से क्या कर सकते हैं कि पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो 9 का सही आंसर ये आपको बी हो जाएगा। चलिए 10 में क्या करा है कि निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर जो है किस राज्य में है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में पूछ रहा है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो आपको कौन है। देखिए कह रहा है कि उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, उसके बाद है आपको मिजोरम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको मिजोरम। ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएंगे क्या कि बताइए कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन है। तो देखिए यह है आपको केरल, यानी कि यहाँ की जो साक्षरता दर है वो आपको सर्वाधिक है। फिर पूछेंगे कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो देखिए तो सबसे कम जो है साक्षरता दर वाला राज्य वो आपको बिहार है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से बात आती है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वह क्या थी। तो देखिए तो भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें आपको पुरुष साक्षरता दर जो है वो आपको 82.14% और आपको महिला साक्षरता दर जो है वो आपको 65.46%। इसे भी आपको याद रखना है साथियों। फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछे जा सकते हैं क्या कि बताइए कि 2011 के अनुसार केरल की जो साक्षरता दर थी वो क्या थी। तो यह आपको 93.91%। बिहार की साक्षरता दर जो थी वो आपको क्या थी। तो देखिए तो बिहार की साक्षरता दर 62.82%। और नहीं तो इसको लगभग में आप क्या करेंगे 63% मतलब प्रतिशत जो है पढ़ेंगे। और अभी जो है वर्तमान में, ठीक है ना, कुछ बुकों में देखिएगा तो आपको लगभग 65% भी दिए रहते हैं। तो जैसा ऑप्शन रहेगा आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए और भी राज्य हैं, यहाँ से इसकी राजधानी को भी जान लीजिए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जबकि पंजाब का जो है वो आपको चंडीगढ़, महाराष्ट्र का जो है वो आपको मुंबई, और मुंबई जो है भारत की क्या है कि आपको वित्तीय राजधानी है। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 10 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इसे बढ़िया से देख लोगे, जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताओगे। चलिए अब चलते हैं 11 में। देखिए क्या करा है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए, मतलब कि लोकसभा का जो बैठक आयोजित करने के लिए, ठीक है ना, कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। तो देखिए कह रहा है कि कुल सदस्य का 1/4, कुल सदस्य का 10वां भाग, लोकसभा की 50% संख्या, न्यूनतम जो है आपको 100 सदस्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वह आपको कुल सदस्य का 10वां भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा कि बताइए कि लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो सीधे कहेंगे कि लोकसभा के कुल सीटों का जो है 10% या उसका 10वां भाग। तो फिर यहाँ से प्रश्न आएंगे कि बताइए कि लोकसभा जो है वर्तमान में इसमें सीटों की संख्या जो है कितनी है। तो देखिए तो लोकसभा में वर्तमान में जो सीटों की संख्या है वो आपको मतलब कितनी है, वो कहेंगे आपको यानी कि 545। तो इसमें पूछेंगे कि सर्वाधिक लोकसभा की सीटें जो है वो आपको किस राज्य में है। तो देखिए तो सर्वाधिक लोकसभा की जो सीटें है वो आपको उत्तर प्रदेश में। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें है, तो वो आपको 80 है। फिर यहाँ से आएंगे दूसरा जो है सबसे अधिक लोकसभा
सीट वाले राज्य, तो वो आपको महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा की जो सीटें है वो आपको कितनी है, तो वह आपको 48 है। उसके बाद है आपको पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है लोकसभा की जो सीटें है वो आपको कितनी है, याद रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, तो पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा की सीटें है वो आपको 42 है। उसके बाद जो है आपको बिहार, तो बिहार में जो लोकसभा की सीटें है वो आपको 40 है। और एक याद रखिएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो लोकसभा की सीटें है वो आपको कितनी है, यह आपको 39 है। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं आपको टॉप 5 लोकसभा सीट वाले जो है वो आपको राज्य है। तो यहाँ से ये सभी चीज जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में वैसे विधानसभा की भी सबसे ज्यादा क्या है कि आपको सीट है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 12 में। देखिए 12 में क्या करा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है। तो कह रहा है कि मृत्यु दर में क्या है कि वृद्धि है, तो ऐसा आपको नहीं है। कह रहा है कि महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, तो ऐसा भी क्या है कि आपको नहीं है, क्योंकि भारत में महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की तुलना में क्या है कि आपको कम है। उसके बाद कह रहा है कि जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जन्म दर में जो है काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है, जबकि मृत्यु दर जो है क्या है कि आपको कम है। इस वजह से क्या है कि भारत में जो जनसंख्या है वो आपको क्या हो रही है कि आपको बढ़ रही है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य मतलब कि देश बन गया वो आपको भारत बन गया। तो यहाँ से बात आएगी कि भारत में टॉप 3 जनसंख्या वाले जो राज्य कौन है। तो देखिए, तो इसमें जो है सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के बाद साथियों याद रखेंगे दूसरा जो है वो आपको महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद जो है तीसरा वो आपको बिहार है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये टॉप 3 क्या है कि आपको यानी कि जनसंख्या वाले जो है आपको राज्य। और इसी में पूछ देंगे कि बताइए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो आपको कौन है। तो इसमें आपको भारत है। भारत के बाद जो है वो आपको चीन है। चीन के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये टॉप 3 जो है दुनिया में आबादी वाले जो है वो आपको देश है। तो यहाँ से जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे आप इसे बढ़िया से देख लोगे, और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या इसमें किसी प्रकार की कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें जरूर बताएंगे। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 13 में। 13 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए करा है कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह आपको प्रघटना जो है वो आपको क्या है। तो देखिए, तो उसको हम कहेंगे ध्रुवीकरण, क्योंकि ध्रुवीकरण से ही पता चलता है कि प्रकाश जो है वो आपको कैसी तरंग है, वो आपको अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रकाश की जो चाल है वो आपको क्या होती है। तो साथियों प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम कहेंगे 3 लाख किलोमीटर क्या कहेंगे तो आपको पर सेकेंड, या आपको प्रकाश की क्या होती है कि आपको चाल होती है। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और प्रकाश की चाल के लिए क्या होता है कि आपको माध्यम की कोई आवश्यकता जो होती है वो आपको नहीं होती है। तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि जो है वो आपको अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कर रहा है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है कौन सा है। तो साथियों भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है ना वह है आपको परमवीर चक्र। क्या है, परमवीर चक्र, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि परमवीर चक्र के बाद जो दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है कौन है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद जो है दूसरा वह है आपको महावीर चक्र। क्या है, महावीर चक्र। और तीसरा नंबर पर जो है वो आपको वीर चक्र। तो आपके एग्जाम में प्रश्न अब ऐसे पूछे जाएंगे कि बताइए कि दूसरा सबसे मतलब बड़ा जो वीरता पुरस्कार है कौन है। तो कहेंगे महावीर चक्र। तीसरा जो है वीर चक्र। तो ये जो देख रहे हैं परमवीर चक्र पुरस्कार, ठीक है ना, या ये जो वीरता पुरस्कार है ये आपको 26 जनवरी क्या है कि आपको 1950 से जो है आपको दिया जाता है। मतलब कि पहली बार जो दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। लेकिन यह जो प्रभावी है 1947 को लेकर, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि परमवीर चक्र अब तक कितने व्यक्ति को दिया गया है। यह आपको बिहार दरोगा में भी पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए परमवीर चक्र से अब तक 21 व्यक्ति को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से याद रखिएगा कि 14 जो है मरणोपरांत। क्या है, 14 मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद जो है 14 व्यक्तियों को मिला था, और 7 जो है वो आपको जीवित व्यक्तियों को मिला। क्या है, जीवित व्यक्तियों को मिला। और इससे पहले एक चीज याद रखिएगा, क्या जानते हैं कि परमवीर चक्र जो है लास्ट बार जो दिया गया था
1999 में, और 1999 में किन्हें मिला था? तो कैप्टन विक्रम बत्रा को। और इनका एक स्लोगन आप लोगों के मुंह पे भी याद होंगे, क्या? ये दिल मांगे मोर, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आपको कैसा लग रहा है एनालिसिस? अपने फीडबैक जो है साथियों कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, वह अपना जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम या आप अपने स्टेट का नाम जो है जरूर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं 15 में। कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? तो साथियों पुलित्जर पुरस्कार जो है साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में जो है वो आपको दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो ये आपको 1917 से दिया जाता है। तो यहाँ से इसे याद रखेंगे। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाता है? तो याद रखिएगा 1917 से, ठीक है ना। पुलित्जर पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो कहेंगे आपको पत्रकारिता में असाधारण उपलब्धि के लिए जो है इसे दिया जाता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए अब हम चलते हैं 16 में। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है उसका नाम बताइए। तो देखिए, तो ये जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी कौन? तो देखिए ये बनी थी आपको मीरा कुमार। क्या है? मीरा कुमार। और मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष कब तक रही थी? तो याद रखिएगा कि 2009 से क्या है, 2009 से 2014 तक ये क्या थे कि आपको लोकसभा की अध्यक्ष रही थी। इसे आपको याद रखना है। फिर है सरोजिनी नायडू। तो ये भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला क्या कहेंगे कि आपको राज्यपाल, ये भी आपको याद रखना है। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो कहेंगे आपको यूपी। क्या है? यूपी। उसके बाद है सुषमा स्वराज, प्रथम पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री। याद रखिएगा कि प्रथम पूर्णकालिक महिला जो है वो आपको विदेश मंत्री, ठीक है ना। इनसे पहले हालांकि इंदिरा गांधी बनी थी। तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी आपको एक अतिरिक्त विभाग जो है आपको विदेश मंत्रालय का वो संभाले थे, ठीक है ना। लेकिन सुषमा स्वराज जो है प्रथम पूर्णकालिक जो है आपको विदेश मंत्री जो है वो आपको बनी थी। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए, तो अभी के जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपको कौन है, यह जान लीजिए। तो देखिए, तो अभी के जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपको ओम बिरला है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगला एक चीज और याद रखिएगा कि इनसे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वे आपको सुमित्रा महाजन थे। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सुमित्रा महाजन दूसरी महिला थी। क्या थी? दूसरी महिला। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सुमित्रा महाजन लोकसभा की जो अध्यक्ष रही थी कब तक रही थी? तो देखिए, तो 2014 से क्या है कि 2019 तक ये लोकसभा की अध्यक्ष रही थी। और ओम बिरला जो है ये आपको 2019 से क्या कहेंगे कि आपको नाउ, क्या है? नाउ, मतलब कि अभी तक जो है ये क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ये कैमे लोकसभा के क्या है कि आपको अध्यक्ष है। तो देखिए, तो मीरा कुमार जो है वो आपको कैमे लोकसभा कहते हैं, जानते हैं। तो 15वीं लोकसभा के क्या है कि आपको अध्यक्ष थी। उसके बाद जो है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो आपको सुमित्रा महाजन, और 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो आपको मीरा कुमार, और 18वीं लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आपको 2024 में होंगे, ठीक है ना। तो इस चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और 2024 का जो चुनाव है वो मुख्य रूप से आपको इंडिया गठबंधन, ठीक है ना, और इसके बाद जो है एनडीए गठबंधन के बीच जो है वो आपको होने वाली है। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो मीरा कुमार है बाबू जगजीवन राम की पुत्री है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 17 में। क्या कर रहा है सुनिए साथियों। तो 17 का जो प्रश्न है बड़ा ही अच्छा है। कह रहा है कि एक ही समय में क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शीर्ष पर रहने वाली पहली एशियाई टीम जो है कौन बन गई? मतलब कि एशिया का पहला टीम ऐसा कौन है जो आपको वनडे में, ठीक है ना, इसके अलावा आपको टेस्ट में, इसके अलावा T20 में जो है, ठीक है ना, एक साथ शीर्ष पर जो है पहुंचा है। तो वह है आपको भारत। और भारत ने ऐसा किया है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है इस प्रकार की टीम जो है बनी है। और हाल फिलहाल जो है भारत जो है 10 विकेट से श्रीलंका को एशिया कप में क्या किया था कि आपको परास्त किया था, ठीक है ना। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि एशिया कप क्रिकेट 2023 में जो हुआ था, ठीक है ना, वो आपको वनडे के प्रारूप में हुआ था। और इसमें सबसे अधिक रन बनाने वाले जो बल्लेबाज थे सुमन गिल थे, ठीक है ना। सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज थे वो आपको माथीस पथिराना थे। इसके बाद फाइनल में जो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो आपको कौन लिए थे? तो मोहम्मद सिराज। और इन्हें मैन ऑफ द मैच जो है वो आपको दिया गया था। तो 17 का सही आंसर भारत हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 18 में। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी करंट को डिस्ट धारा मतलब कि क्या है कि डायरेक्ट करंट में जो है बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए जो होता है ना वो आपको रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर है आपको वाट मीटर। क्या है?
आमीटर। तो देखिए, तो आमीटर के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपको शून्य होता है। इस चीज को आपको याद रखिएगा, कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको शून्य होता है। एक आदर्श जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो आपको क्या होता है, अनंत होता है। और उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर, इसके बारे में याद रखिएगा, यह वोल्ट को नियंत्रित करने के लिए यानी कि वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है कि प्रयोग किया जाता है। मतलब कि उच्च अगर क्या है कि वोल्ट है तो उसको निम्न वोल्ट में क्या हो सकता है कि यह तब्दील करेगा। अगर निम्न में से चाहते हैं आप उच्च में तब्दील करना, तो वो कौन करेगा, तो आपको ट्रांसफार्मर करेगा। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा रेक्टिफायर हो जाएगा। चलिए 19 में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और क्लास कैसी लग रही है अपना फीडबैक जरूर देंगे। देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत जो है वो आपको होती है, ठीक है ना। ओजोन की परत कहिए तब, या इसको पृथ्वी का छत्र भी कहते हैं। तो यह जो होता है साथियों, वह आपको किस में होता है जानते हैं, तो यह आपको यानी कि समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है। किसमें होता है, समताप मंडल के निचले हिस्से में। और यह आपको पृथ्वी से क्या है कि पृथ्वी के जो धरातल है इससे आपको ऊपर 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में क्या होता है कि आपको पाए जाते हैं, ठीक है ना। और समताप मंडल जो होते हैं ये आपको वायुयान उड़ाने के लिए क्या होते हैं कि आपको आदर्श मंडल होते हैं। उसके बाद है आयन मंडल, ये आपको संचार के लिए जो है वो आपको जाने जाते हैं। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो है वो आपको घटती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती, तो क्या कहिएगा, क्षोभ मंडल में, ठीक है ना। इसके अलावा संचार से जुड़ा हुआ मंडल जो है कौन है, तो आपको आयन मंडल है। समताप मंडल में क्या होता है, समान ताप होता है, इसलिए क्या होता है कि यह वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल होता है। और सपना समताप मंडल के जो आपको निचला हिस्सा होता है, ठीक है ना, जो आपको पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर के ऊपर होते हैं, ठीक है ना, इसी में आपको क्या है कि आपको ओजोन की परत जो है वो आपको पाई जाती है, जिसे हम लोग पृथ्वी के छतरी के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो 19 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं 20 में, जहां दिक्कत हो आपको बताना है, बार बार आपसे बोला जा रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है। तो देखिए, तो संविधान में जो है आपको क्या है कि योजना आयोग के बारे में जो है उपबंध जो है वो आपको नहीं है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि अब तो योजना आयोग है नहीं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। और इस योजना आयोग को जो भंग कर दिया गया साथियों, यह आपको 2014 में। और इसी के स्थान पर एक नई संस्था आई थी, उसका नाम है आपको नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब क्या हो जाएगा, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो देखिए, तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते थे पदेन प्रधानमंत्री, और नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको पदेन प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है। तो देखिए, निर्वाचन आयोग आपको स्वतंत्र, निष्पक्ष और एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है, तो आपको आर्टिकल 324 में। वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो कहाँ है, तो ये आपको आर्टिकल 280 में। लोक सेवा आयोग जो है इसका उल्लेख कहाँ है, तो यह है आपको आर्टिकल 315 में। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर यूपीएससी कर लीजिए, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा छूट गया था। तो देखिए, तो यहाँ पर एक प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे कि बताइए कि अभी जो यूपीएससी के अध्यक्ष है वो कौन है, तो कहेंगे आपको डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है ना। अभी जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है ना, वो कौन है, एनकेसी। निर्वाचन आयोग में जो अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो कहेंगे आपको राजीव कुमार। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और ये जो देख रहे हैं निर्वाचन आयोग, इसका गठन जो हुआ था कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हमारे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था, तो साथियों पहला वित्त आयोग जो होता है यह आपको 1951 में जो होता है गठित होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं यूपीएससी, ठीक है ना, इस यूपीएससी का जो गठन होता है अक्टूबर 1926 में। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। तो 20 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, और एनालिसिस जो है जोरदार तरीके से कर रहे हैं, तो आपकी ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग क्या करेंगे कि अगले प्रश्न का जो है आप थोड़ा सा सोचकर इसका जो आंसर है दीजिए। जब तक थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग जब तक इसके बारे में सोचिए कि क्या आपसे पूछा जा रहा है।
चलिए देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न को पढ़ लिए होइएगा। बड़ा ही अच्छा और रोचक प्रश्न है यह। देखिए क्या कह रहा है कि संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होती है। कह रहा है कि विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही आंसर जो है ना वो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि ये जो संसदीय सरकार होती है, इस संसदीय सरकार में जो आपको विधायिका होती है, क्या होती है, सॉरी, ये जो कार्यपालिका होती है, ठीक है ना, यह कार्यपालिका जो होती है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, यह कार्यपालिका आपको क्या होता है कि विधायिका के प्रति जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि आपको उत्तरदायी होते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमारे यहाँ जो आपको संघीय कार्यपालिका, इस संघीय कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है, तो ये आपको राष्ट्रपति है। जबकि इसके वास्तविक प्रमुख जो है वो आपको कौन है, तो आपको प्रधानमंत्री है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ से एक बात आती है कि ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है ना, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है ना, यह पूरे दुनिया में कहाँ से लिया गया है, तो यह आपको ब्रिटेन से लिया गया। मतलब कि संसदीय शासन प्रणाली जो है हमारे देश में कहाँ से प्रेरित है, वो कहेंगे आपको ब्रिटेन से प्रेरित है, ठीक है ना। और दुनिया के अधिकांश देशों में ये प्रणाली जो है देखने को क्या होती है कि आपको मिलती है। तो 21 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपको सही है, क्या है, सही है। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि नवगठित लोकसभा को वे क्या करते हैं कि जो प्रथम सत्र होता है उसको ये संबोधित करते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते थे। ये भी कथन आपको बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग जानते होइएगा कि जब बजट सत्र जो होता है आपको शुरू होता है तो उससे पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना अभिभाषण करते हैं। क्या करते हैं, अभिभाषण करते हैं, ठीक है ना। यानी कि संसद के सत्र को क्या करते हैं कि आपको संबोधित करते हैं, ठीक है ना, यानी कि पहले सत्र को। उसके बाद कह रहा है कि संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, ऐसा मतलब नहीं है, क्या है, नहीं है। उसके बाद है संसद को कभी संबोधित नहीं करते थे, यह भी आपको गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद को जो है वो आपको कभी भी क्या कर सकता है कि आपको संबोधित कर सकते हैं, किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी, क्या जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को जो संबोधित करते हैं वह किस अनुच्छेद के तहत, तो यह है आपको अनुच्छेद 85 के तहत। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले संसद के किसी सदन का जो है वो आपको सत्र बुला सकते हैं, क्या है, सत्र बुलाना, ठीक है ना, यानी कि सत्र बुलाना सबसे पहले यह याद रखिएगा। उसके बाद है सत्रावसान करना, क्या है, सत्रावसान करना। इसके अलावा आपको लोकसभा भंग करना, क्या करना, लोकसभा भंग करना। यह सभी जो है राष्ट्रपति के विधायी अधिकार होते हैं, जो उन्हें अनुच्छेद 85 के तहत क्या है कि आपको दी गई है। इस प्रश्न का आप आंसर जो है क्या मारिएगा, तो देखिए इसके दो आंसर जो है वो आपको हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए भी हो रहा है सही, और ऑप्शन नंबर जो है आपको बी भी सही हो रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए और बी जो है वो आपको दोनों हो जाएंगे। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो आपको किस देश से प्रेरित है, तो कहेंगे हम अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो 22 का सही आंसर आपको मिल गए होंगे, ठीक है ना, सारे चीज को समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ से एक प्रश्न जान लीजिए कि लोकसभा को जो भंग करते हैं राष्ट्रपति, किसके सलाह पर, तो कहेंगे मंत्रिपरिषद, क्या कहेंगे, मंत्रिपरिषद के सलाह पर। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं तो इसमें क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका, ठीक है ना, उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है, ठीक है ना, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए वंदे मातरम अरविंद घोष, बिल्कुल सही है। यह पत्रिका 1900 क्या है कि आपको 7 में जो है वो आपको, सॉरी 1907 कह रहे हैं, 1905 में जो है यह पत्रिका आपको क्या की गई थी कि निकाली गई थी, इसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद है न्यू इंडिया, बिपिन चंद्रपाल, बिल्कुल सही है। यह पत्रिका जो है वो आपको 1907 में जो है वो आपको निकाली गई थी। युगांतर, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये भी बिल्कुल सही है। और यह पत्रिका जो निकाली गई थी यह आपको 1906 में। उसके बाद है संध्या, तो यह आपको गलत है, इसका बरिंद्र घोष जो नहीं होगा। यह पत्रिका जो है 1906 में क्या होती है कि आपको निकाली जाती है। तो यहाँ से एक बात आती है कि यह पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती है, यह पत्रिका आपको ब्रह्म बांधव, क्या कहेंगे, ब्रह्म, ठीक है ना, बांधव जो उपाध्याय होते हैं
उन्हीं के द्वारा यह पत्रिका जो होती है वो आपको निकाली जाती है। तो देखिए, तो ये सभी पत्रिका जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन के क्या है कि परिणाम स्वरूप ही क्या किए गए थे कि आपको निकाले गए थे। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे उपाध्याय होगा, ठीक है ना। इसे आपको बढ़िया से देख लेना है, क्या हो जाएगा, उपाध्याय। उपाध्याय, देखिए यहाँ से हम सही से लिख देते हैं, मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, देख लीजिए। हाँ, ब्रह्म बांधव, ठीक है ना। उपाध्याय जो है इन्हीं के द्वारा यह पत्रिका जो होती है निकाली जाती, कौन, तो आपको संध्या। तो देखिए, तो यहाँ से जो भी पूछे जाएंगे आप बढ़िया से इसे देख लीजिएगा। तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 24 में। तो 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा सा इस पर हम लोग गौर करते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो साथियों, विश्व बैंक जो है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को कहा जाता है, यानी कि IBRD, ठीक है ना। इसका जो क्या होगा अंग्रेजी नाम, वो आपको IBRD होगा, ठीक है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको वाशिंगटन क्या है कि आपको मतलब DC है, वाशिंगटन DC, जो कि आपको अमेरिका की क्या है कि आपको राजधानी। देखिए, तो ये सब मुख्यालय भी पूछे जाएंगे। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हम लोग कहते हैं IMF। क्या कहते हैं, IMF। तो साथियों, ये जो IMF है ये आपको कब बना था, तो यह आपको 1944 में बना था, ठीक है ना। उसके बाद ये जो IBRD है यह भी 1944 में बना था। और इस दोनों संस्था को जो है आपको क्या कहा जाता था, आपको ट्विंस इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको कहा जाता है, मतलब जुड़वा संस्था जो है कहा जाता है। और दोनों जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा अस्तित्व में आता है। उसके बाद है आपको विश्व व्यापार संगठन, इसको कहते हैं हम लोग WTO, और यह आपको 1995 में क्या होता है कि आपको अस्तित्व में आता है। उसके बाद है आपको अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसका मुख्यालय भी आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या कहेंगे, जेनेवा में। और इसमें जो सदस्य का संख्या है वह याद रखिएगा, NTPC एग्जाम 2016 में यह पूछा गया था 164। और इसका जो 164वां सदस्य है, ठीक है ना, वो आपको कौन है, तो वो आपको अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान को हम लोग हर्ट ऑफ क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको एशिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 25 में। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पर बात करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर पहले क्या हो जाएगा, वो आपको बी हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ कार्टेल का उदाहरण है। तो देखिए, तो इसमें जो उत्पादक संघ का उदाहरण है वो आपको ओपेक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। तो देखिए, तो ये जो ओपेक है इसका गठन कब होता है, तो देखिए इसका गठन 1960 में होता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका गठन कब होता है, 1944 में, इसको आपको याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन, इसका गठन कब होता है, 1995 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका गठन कब होता है, तो यह आपको 1945 में विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से। तो साथियों, यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे कि इस सबका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है। तो देखिए, तो ये जो ओपेक है, इस ओपेक का जो मुख्यालय साथियों वो आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो मुख्यालय है वो आपको वाशिंगटन DC है, जो कि अमेरिका की क्या है कि आपको राजधानी है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जो है वो आपको जेनेवा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय जो है वो आपको न्यूयॉर्क है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से देख लेना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी सदस्य देश जो है वो आपको 193 है। और इसके जो अभी वर्तमान महासचिव है वो आपको एंटोनियो गुतेरस है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे बढ़िया से देख लेंगे। तो 25 का सही आंसर वो आपको ओपेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए 26 में क्या करें कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है। तो देखिए, तो डुरंड रेखा जो है अभी आपको क्या है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है वो आपको स्थित है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो ये आपको 1914 में। और मैकमोहन रेखा जो है वो आपको है कहाँ, तो कहेंगे आपको यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। और इसका निर्धारण जो होता है 1914 में शिमला में होता है, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। और यह है कहाँ, तो क्या कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश। और साथियों एक चीज याद रखिएगा, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसको पहले हम लोग नेफा के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, नेफा के नाम से, ठीक है ना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और यह दरोगा एग्जाम 2018 में जो है मेंस में पूछा गया क्या है कि आपको ये प्रश्न है, इसे आपको देख लेना है। उसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आपको एक सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, इसका नाम है आपको रेड क्लिफ रेखा। और साथियों रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब होता है, तो याद रखिएगा 1947 में, ठीक है ना, सर रेड क्लिफ के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होगा कि सीमा रेखा से पूछे जाएंगे। तो देखिए, तो आपको क्या करना है कि जिन दो देशों के बीच में जो बाउंड्री है, ठीक है ना, उस बाउंड्री का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर
ये जो हो जाएगा वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 27 में। देखिए क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था। तो देखिए तो फीफा विश्व कप 2014 का जो आयोजन हुआ था वो आपको ब्राजील में हुआ था, और ब्राजील को फाइनल में क्या हुआ था कि आपको सॉरी क्या कहते हैं कि अर्जेंटीना जो था वो आपको फाइनल में पहुंचा था, ठीक है ना। और अर्जेंटीना को जो हराया था वो आपको जर्मनी। तो 2014 के जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके विजेता कहेंगे तो वो आपको जर्मनी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके उप विजेता कहेंगे तो वो आपको अर्जेंटीना हो जाएंगे। फिर यहाँ से बात आती है कि 2018 में फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो आपको कहाँ हुआ था। तो साथियों 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आपको रूस में हुआ था, और यहाँ से भी इसके विजेता का नाम आपको याद रखना है। तो इसके जो विजेता थे वो आपको कौन थे, तो यह आपको फ्रांस थे, ठीक है ना। और इसके जो उप विजेता है क्या है, उप विजेता वो एक छोटा सा देश जिसका नाम है आपको क्रोएशिया। क्या है, क्रोएशिया, इसका नाम आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे, ये बताइए कि 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो आपको कहाँ हुआ था। तो देखिए तो 2022 का जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था ये आपको कतर में हुआ था, और इसके जो आपको विजेता थे वो आपको कौन, तो देखिए इसके विजेता कहेंगे तो वो आपको अर्जेंटीना, ठीक है ना, अर्जेंटीना। और उसके बाद इसके उप विजेता कहेंगे, इसके जो उप विजेता है वो आपको फ्रांस था। कौन था, फ्रांस, ठीक है ना। 2000 कितना वाला का, तो आपको 22 का। और आगामी जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा वो आपको कहाँ होगा, तो याद रखिएगा। तो आगामी फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो आपको अमेरिका, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कनाडा, क्या है, कनाडा, और आपको मैक्सिको के संयुक्त मेजबानी में होगा। किसके मेजबानी में, तो आपको मैक्सिको के संयुक्त मेजबानी में। देखिए अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के संयुक्त मेजबानी में कब होगा, तो यह आपको 2026 में। और इसमें जो है 48 टीमें जो होगी वो आपको हिस्सा लेगी। तो ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 28 में, तो साथियों 28 नंबर प्रश्न जो है वो आपको क्या कर रहा है, समझिए। कह रहा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर हम किस नाम से जानते थे। देखिए तो जो ब्लड कैंसर होता है ना, उस ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो आपको राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 29 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है। तो देखिए ये जो श्रीहरिकोटा है ना, ठीक है ना, यहीं पर आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और यह आपको आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं मंगलयान, यह आपको पृथ्वी की कक्षा में मतलब ये मंगल की कक्षा में जो है वो आपको पहुंचा कब था, तो यह आपको 24 सितंबर, ठीक है ना, 2014 को जो है वो आपको पहुंचा था, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और इस मिशन में लगभग आपको 450 करोड़ रुपए की लागत जो है वो आपको आई थी। तो 29 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं भारत में सबसे बड़ी एजेंसी जो है आपको अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली, उसका नाम जो है वो आपको इसरो है। और इसरो का जो गठन हुआ था 1969 में, और इसका मुख्यालय याद रखिएगा जो कि आपको बेंगलुरु में है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे, और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इस संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था। तो देखिए तो इसे जो लाया गया था ना साथियों, वो आपको 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो आपको कब होता है, तो देखिए तो 42वां संविधान संशोधन जो होता है 1976 में, और इसी के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। उसके बाद है यहाँ से याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन, ये आपको पंचायती राज से क्या है कि आपको संबंधित है। तो ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। और मौलिक कर्तव्य हमारे देश में किस देश से प्रेरित है, तो कहेंगे आपको रूस से क्या है कि आपको प्रेरित है, और यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 1976 में क्या किया गया था कि आपको जोड़ा गया था। चलिए अब हम चलते हैं 31 में। तो 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से। तो देखिए तो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो आपको नगर पालिका से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो यहाँ से बात आती है 74वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1992 में, ठीक है ना, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय। और इसको जो लागू किया जाता है 74वां संविधान संशोधन को, वो कब लागू किया जाता है, तो यह आपको 1900 कितना में, तो आपको 93 में, और वह डेट होता है 1 जून। क्या होता है, 1 जून 1993 को। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें पूछेंगे 73वां संविधान संशोधन जो है
वो आपको किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन जो है साथियों, वो आपको पंचायती राज से संबंधित है और इसी के द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता जो था वो आपको दिया गया था। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन जो है अब तक के आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न में। क्या करा है, चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या है। कहने का मतलब क्या होगा कि दो पटरियों के बीच जो है आपको जो बड़ी लाइन में दूरी होती है वो आपको कितनी होती है। तो यह साथियों 1 ठीक है ना 676 मीटर जो है ये आपको होती है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो 32 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। मीटर गेज पूछते हैं तो वो आपको 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना। चलिए 33 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन गलत युग्म को चिन्हित करे, मतलब कि कौन इसमें गलत युग्म है उसको चिन्हित करना है। देखिए मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी जो है भाई मेरे ये रेडियम का क्या कहते कि आपको आविष्कार किए थे। इसके अलावा आपको पोलिनियम क्या है, पोलिनियम जो है इसका क्या कहते कि आपको आविष्कार किए थे। तो देखिए तो सबसे पहले का ही जो है गलत है, क्योंकि डायनामाइट का जो आविष्कार किए थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था। तो इसका सही आंसर आपको ये हो जाएगा। बाकी देखिए जेएल वेट जो कि टेलीविजन मतलब ग्राहम बेल जो कि टेलीफोन का खोज किया था, ठीक है ना, जेएल वेट जो कि टेलीविजन की खोज की थी, जेम्स वाट स्टीम इंजन का खोज किया था। तो ये सब आपको क्या है, सही है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि मैडम क्यूरी को 2 बार जो है नोबेल प्राइज मिला था। 1903 में जो है वो आपको मतलब फिजिक्स के लिए मिला था, ठीक है ना, किसके लिए, फिजिक्स के लिए। और 1911 में जो है वो आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी कि रसायन के क्षेत्र में मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मैडम क्यूरी ने क्या किया था जानते हैं, तो आपको रेडियम और पोलिनियम का खोज किए थे और रेडियो सक्रियता का सिद्धांत जो है वो आपको दिए थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत है वो कौन दिए थे। तो साथियों रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत है वो आपको मैडम क्यूरी ने ही दिए थे। और इनको जो है आपको क्या रेडिएशन से जो होती है इनकी मृत्यु जो है आपको हो जाती है, इनके पति जो होते हैं पेरी क्यूरी, ठीक है ना। ये सब आपको याद रखना। ये पति पत्नी दोनों को एक साथ जो है आपको नोबेल प्राइज जो है आपको 1911 में मिला था। तो 33 का सही आंसर आपको ये हो जाएंगे, याद रखना है। चलिए 34 में क्या करा है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। तो देखिए तो चंपारण सत्याग्रह का जो आरंभ होता है साथियों यह आपको 1917 में। तो यहाँ से एक बात आती है कि चंपारण सत्याग्रह होती कहाँ है। तो यह आपको चंपारण सत्याग्रह आपको बिहार में होती है। क्या होती है, बिहार में। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे क्या कि बताइए कि चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो कहेंगे आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में। क्यों हुआ था, तो देखिए तो चंपारण में क्या है कि आपको 3 कठिया व्यवस्था लागू थी, जिसके तहत किसानों को क्या है कि 20 कट्ठा भूमि के जो होती थी उसके 3 कट्ठे पर उससे क्या होता था कि नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इसी 3 कट्ठिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था कि आपको मतलब चंपारण सत्याग्रह किए थे। और गांधी जी को चंपारण आने का जो न्योता दिए थे वो कौन दिए थे। तो साथियों गांधी जी को चंपारण आने का जो न्योता दिए थे राजकुमार शुक्ल ने, क्योंकि राजकुमार शुक्ल की मुलाकात जो होती है 1916 में क्या होता है कि आपको लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से होता है। तो उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप क्या कीजिए कि मतलब बिहार आइए चंपारण और वहाँ जो नीलों के अत्याचार है उससे किसानों को क्या कीजिए कि मुक्त कराइए। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 35 में कह रहा कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था, मतलब कि अंतिम से पहले वाला वायसराय कौन था ये पूछा जा रहा है। तो देखिए तो अंतिम से पहले वाला जो वायसराय था वो आपको लॉर्ड वेवेल 1943 से कितना जानते हैं 1947 तक ये भारत का क्या रहा था, वायसराय रहा था। और लॉर्ड वेवेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो होता है भारत का क्या बनता है कि आपको वायसराय बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो देखिए तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का क्या है कि आपको अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और लॉर्ड इरविन जो गांधी जी के साथ गांधी इरविन समझौता करता है इसे भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा इसे याद रखिएगा, यह भारत का क्या था अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो 35 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 36 में। क्या कर रहा है सुनिए, कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था। तो देखिए तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। कब किया था, तो 1789 ईस्वी में। इसको याद रखना है, ठीक है ना। और ये विलियम जोन्स जो है ये आपको क्या किया था कि आपको 1784 में जो है आपको एशियाटिक सोसाइटी की भी क्या किया था कि आपको स्थापना किया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना कौन किया था,
विलियम जोन्स। किस लिए किया था? तो भारत में पुरातात्विक चीजों का अध्ययन करने के लिए। फिर यहाँ से बात आती है अभिज्ञान शाकुंतलम कौन लिखे थे? तो ये आपको कालिदास लिखे थे, और कालिदास को हम लोग भारत का क्या कहते हैं? तो आपको शेक्सपियर कहते हैं। तो याद देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहेंगे तो ये आपको पंडित जवाहरलाल क्या कहेंगे कि आपको नेहरू। इसके अलावा आपको हाफ गर्लफ्रेंड जो कि आपको चेतन भगत का क्या है कि आपको एक उपन्यास है। वारेन हेस्टिंग्स जिसने बंगाल में द्वैत शासन को क्या किया था? समाप्त किया था। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 36 का तो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे कौन थे? तो आपको कालिदास। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे कि आपको दरबारी थे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने के कारण क्या होता है कि बहादुर शाह जफर को जो होता है वो आपको रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है, जहां इनकी मृत्यु जो है वो आपको हो जाती है 1862 में। इस बात को याद रखना है। और ये जो बहादुर शाह जफर है ये आपको अंतिम मुगल बादशाह होते हैं। क्या होते हैं? अंतिम मुगल बादशाह। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए कि अंतिम मुगल बादशाह जो है वो आपको कौन हुए? तो क्या कहेंगे? बहादुर शाह जफर। और मुगल वंश के संस्थापक कहेंगे तो ये आपको बाबर थे, ठीक है ना। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है। और मुगल वंश के कई सारे शासक है जिसमें से छह का नाम आपको याद रखना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आपको औरंगजेब। तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही है। और इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 38 में। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो देखिए गुरु नानक का जन्म जो होता है 1469 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो ये आपको तलवंडी में, ठीक है ना। याद रखिएगा 1469 में। और गुरु नानक की मृत्यु जो होती है वो आपको करतारपुर में कब होती है? तो 1538 ईस्वी में। तो ये सारी चीज याद रखना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये सब पूछे जाएंगे। गुरु नानक जो है वो आपको निर्गुण विचारधारा के क्या थे कि आपको एक संत थे, ठीक है ना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या किए थे कि आपको बल दिए थे कबीर की भांति। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और ये सिख धर्म के क्या थे? तो कहेंगे आपको संस्थापक थे। कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सिखिज्म के जो फाउंडर थे कौन थे? तो वे आपको गुरु नानक थे। तो 38 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। देखिए और ये सभी जो है आपके एग्जाम में अब तक के पूछे गए क्या है कि आपको प्रश्न है, ठीक है ना। ये प्रश्न अत्र तरफ से नहीं लिया गया है, ये सब बिहार एसएससी में अब तक जो है इंटर स्तरीय एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है वही है ये, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 39 में। देखिए क्या कह रहा है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो देखिए तो गोवा से पूर्व, ठीक है ना, पुर्तगालियों की जो भारत में राजधानी थी वो आपको कोचीन थी। क्या थी? कोचीन थी। यहाँ से एक बात आती है कि भारत में जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1600 ईस्वी में आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1616 ईस्वी में आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। उसके बाद है 1664 ईस्वी में आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1731 में जो है वो आपको किसकी स्थापना होती है? कहेंगे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि जिस समय आपको क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय मुगल बादशाह कौन होते हैं? तो वो आपको अकबर होते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 39 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 40 में क्या करा है कि अकबर के राज दरबार में कितने नवरत्न थे? तो देखिए तो अकबर के दरबार में नव जो थे वो आपको नवरत्न थे, ठीक है ना। इन्हीं के नवरत्न में जो है आपको फैजी था, अबुल फजल था, ठीक है ना, टोडरमल था, बीरबल था, ये सब जो है इन्हीं के नवरत्न थे। अब्दुल रहीम खान खाना था। तो यहाँ से बात आती है कि अकबर जो था कौन था? ये कहेंगे आपको मुगल वंश का यह आपको वास्तविक संस्थापक था। और इसका शासनकाल आपको क्या है? तो 1556 से आपको 1605 जो है इसका शासनकाल है। फिर यहाँ से बात करेंगे कि इसके काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? तो आपको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है इसके काल को क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसके काल में हिंदी साहित्य का काफी ज्यादा विकास हुआ था, इसीलिए इसके काल को क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। और अकबर जो था धार्मिक रूप से सहिष्णु था और इसने क्या किया था कि दीन इलाही धर्म को क्या किया था कि आपको शुरू किया था 1581-82 में। ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। तो साथियों हम लोग क्या किए कि आपको यानी कि आज भी टॉप जो है आपको 40 MCQ उसका हम लोग क्या किए? एनालिसिस किए, ठीक है ना। तो आपको प्रतिदिन जो क्लास है वो आपको 6 बजे आपको सुबह में मिलेगी। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती हो
तो आप लोग साथियों अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करेंगे। और इस क्लास में अगर किसी प्रकार की कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप अपना जो कीमती सुझाव है हमें जरूर देंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल फिर एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।